हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल, हाँ जी प्यारे बच्चों, कल यानी कि 12 मार्च 2026 को जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका, और अगले ही दिन 13 मार्च 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका इकोनॉमिक्स का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कह सकते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के 12 तारीख के पेपर के लिए और 13 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों, इसी को सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस कर रहे थे, है ना, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था बच्चों। ठीक है, और मैं आपको बता भी देता हूं, पार्ट 1 के अंदर हमने अपना जो खंड नंबर आ है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये कंप्लीट कर लिया था। अब ये वीडियो है हमारे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के सेशन के अंदर देखो हम क्या डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों खंड नंबर बा यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र 40 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो सेक्शन भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब एक बार पैटर्न अगर समझो बच्चों तो सिंपल सा है, जैसे आपके पास में 2 किताबें हैं, वैसे ही आपके 2 सेक्शन हैं। तो ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे तो देख लो। 10 तो एमसीक्यू रहेंगे आपके इसके अंदर, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। सेम यही आपका सेक्शन ए में भी ऐसे ही फॉलो होता है। ठीक है ना, तो इस सेशन के अंदर आपको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत अच्छी समझाने वाले हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपने करना क्या है बच्चों, इस सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी तैयारी हो। ठीक है, और मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, एक बार फिर पूछता हूं कि अगर आप सारे बच्चे चाहते हैं कि आपको 2024 और 25 का जो पीवाईक्यू है ये सॉल्व करवाया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना जल्दी से जल्दी। आपके लिए मैं डेफिनेटली या तो लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, या तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिससे कि आप समझ सको उसको। ठीक है, तो रेडी हो जाओ बच्चों। और हाँ, आप सारे बच्चों को ना मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए एडवांस में ही। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पिछली वीडियो का रिवीजन करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने सेक्शन ए देखा था ना पिछली वीडियो में, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे, 1 से लेकर 10 एमसीक्यूज, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम आसान से आसान भाषा में आपको समझाया था। ओके, फिर हमने कुछ 3-3 नंबर के क्वेश्चन किए थे, इन सभी को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया था। फिर 4-6 ये सारे हमने कर लिए थे। ओके, एक मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन आपको समझाया था, ये काल पियर्सन संबंध सहसंबंध गुणांक जो होता है ये भी आपको समझाया था मैंने। ओके, चलिए आज के इस पेपर का जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। खंड नंबर बी यानी कि सेक्शन बी, जो कि हमारा 40 मार्क्स का है, और ये रिलेटेड है किससे, प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली किताब से। ओके, सबसे पहले देखिए सेक्शन बी में हम डिस्कस करेंगे आपके 10 एमसीक्यूज। ओके, अब इसमें जो है 2 आपकी चॉइसेस भी हैं, तो टोटल आपके 12 एमसीक्यू बच्चे बनते हैं। तो आप सभी बच्चे भी इन 12 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर से गैस करना कि सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर हो सकता है। फिर जब मैं बताऊंगा तो आप मैच कर लेना कि इसका ये था या नहीं था। अगर आप सही भी बताओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आप गलत बताओगे ना तो दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि अच्छा मैंने वीडियो में ना ये गलत बताया था, सर ने ये सही बताया था, चलो यही लिख देते हैं, तो एग्जाम में याद रह जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कथन है बेसिकली। तो कथन 1 हमारा ये कहता है, आगतों की कीमतों में वृद्धि से वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाती है, यानी कि एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड। बिल्कुल ठीक है, पहला कथन राइट है। अब कथन 2 इसका कारण बताता है, ऐसा क्यों होता है कि पूर्ति में कमी आ जाती है, क्योंकि आगतों की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जब आगतों की कीमतों में वृद्धि होती है तो उत्पादन लागत क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात बिकॉज इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दोनों जो बातें हैं ये सही है। तो क्या बोलेंगे सर कि कथन 1 और कथन 2 ये दोनों बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। मान लेते हैं कि आप एक उपभोक्ता है, ठीक है, आप एक बेसिकली कंज्यूमर है,
एक उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है यह निर्भर करता है। अर्थात द क्वांटिटी ऑफ अ गुड अ कंज्यूमर कैन बाय डिपेंड्स ऑन, ठीक है, वो कितनी वस्तु खरीद सकता है, कितनी मात्रा, ये किस पे डिपेंड करता है? क्या वस्तु की कीमतें और उपभोक्ता की आय। हाँ, यही करता है। क्यों भाई? क्योंकि जो वस्तु की कीमत है अगर उसी के हिसाब से उपभोक्ता की आय है तो वो उसे खरीद सकता है। अब उसकी आय ही 10 रुपए है, वस्तु की कीमत 15 रुपए है, तो क्या वो उसको खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। वहीं मान लेते उसकी आय 100 रुपए है और वस्तु की कीमत मात्र 2 रुपए, तो वो वस्तु की मात्रा तकरीबन मान लेते कि 50 खरीद सकता है, अपने हिसाब से 35 खरीद सकता है, 25 खरीद सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है वस्तु की कीमत और उसकी आय पे। प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर इनकम। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से समझो। उत्पादक संतुलन बिंदु पर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। यानी कि जो उत्पादक संतुलन बिंदु होता है इसमें से कौन सा सही विकल्प है? तो ये होता है MR इक्वल टू MC। बी आपका करेक्ट है। इसी में अथवा है आपका कि औसत आगम अर्थात AR जो है ये हमेशा किसके बराबर होता है? तो औसत आगम जो AR है ये हमेशा कीमत के बराबर होता है। किसके? हमेशा कीमत के बराबर होता है। ओके, इंग्लिश में चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट producer equilibrium point, it is MR is equal to MC and average revenue AR is always equal to price. ओके, एक और अथवा वाले क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो क्या मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन होता है? नहीं। समग्र मांग का? नहीं। राष्ट्रीय आय का? नहीं। किसका होता है? एक वस्तु की बाजार में क्या मांग है इसका अध्ययन इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ओके, अथवा क्या है कि कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता? ध्यान से देखो, ये था अध्ययन किया जाता है व्यष्टि में, अब ये है कि समष्टि में कौन सा नहीं किया जाता। तो इसमें हम भाई रोजगार का अध्ययन करते हैं, समग्र पूर्ति का अध्ययन करते हैं और राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, लेकिन बाजार कीमत का निर्धारण ये नहीं करते। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी, ये पढ़ा जाता है इसमें। उसके बाद विच फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, इट इज नॉट स्टडीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से समझो। वह बंडल जो उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों तथा अपनी दी गई आय पर खरीद सकता है डैश कहलाता है। तो उस बंडल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बजट सेट, यानी कि बजट लाइन बंडल। द बंडल दैट कंज्यूमर कैन बाय गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड हिज गिवन इनकम, इट इज कॉल्ड बजट लाइन। एक सेकंड, बजट लाइन नहीं यार, इंग्लिश में बजट सेट होगा ये। ओके, बजट सेट है आपका, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में जो फर्म होते हैं वो किस कारण से सामान्य लाभ प्राप्त करती है? अर्थात जो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें जो एक फर्म होता है वो किस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट को एक लंबे समय तक कमाता है? तो किस प्रकार से कमाता है? फर्म का निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन, इस प्रकार से, यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ फर्म्स, इसके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमा पाता है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ओके, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या का संबंध उन लोगों के वर्ग के चयन से है जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं? देखो ध्यान से समझो, निम्न में से अर्थव्यवस्था की ऐसी कौन सी समस्या है, केंद्रीय समस्या, जो कि इस पे डिपेंड करती है कि लोगों के वर्ग के चयन से जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो किससे संबंधित होती है कि भाई किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप किसके लिए, तो क्या हो जाएगा कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, दैट इज वन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अब 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है? तो अब यहाँ पे आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। कौन सा? इसमें से अनादिमान जो वक्र है उसकी विशेषता बताइए। ठीक है ना, 3 मार्क्स में पूछा जाए कि विशेषता बताओ, तो यहाँ पे जो गलत होगा उसको मैं सही करके बता दूंगा, तो 4 पॉइंट आप लिख दोगे आसानी से, है ना। तो पहले समझते हैं कि कौन सी विशेषता यहाँ पे बेसिकली नहीं है। ओके, तो देखो, अनादिमान वक्र नीचे को डालू होता है, यानी कि नीचे की तरफ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उच्च अनादिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक। जो 2 अनादिमान वक्र हैं वो कभी भी
एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बिल्कुल ठीक है। अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नातेदार होता है, ये गलत है। नाते नहीं बल्कि क्या होता है, उन्नतोदार होता है। ये नातेदार बोला गया, ऐसा नहीं है। तो अब आपसे अनादिमान वक्र की विशेषताएं पूछी जाए 3 नंबर में, तो बता दोगे? ये 3 आपने बता दें, फिर आप बता देना कि अनादिमान वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होता है। ओके, उन्नतोदार बेसिकली। तो 25 का आपका यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, यदि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपने उत्पाद में वृद्धि करती है तो बाजार पूर्ति में क्या होगा? अर्थात मान लेते हैं कि एक प्रतियोगी फर्म है, उसने अपने प्रोडक्शन में वृद्धि कर ली, ठीक है। तो बाजार की जो सप्लाई है, मार्केट सप्लाई, इसमें क्या डिफरेंस आएगा? तो इसमें क्या होगा कि पूर्ति तथा बाजार कीमतें दोनों स्थिर हो जाएंगी। पूर्ति भी और मार्केट जो प्राइस है वो भी बेसिकली इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आपका सी वाला करेक्ट है। चलिए, अब अभिकथन कारण आ गया है, यानी कि एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन है। एक उत्पादक जब संतुलन में होता है, एक सेकेंड, एक उत्पादक जो है वो तब संतुलन में होता है जब उसको प्राप्त होने वाले लाभ अधिकतम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? जब सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होते हैं तो उत्पादक के लाभ अधिकतम हो जाते हैं। गलत है, क्योंकि जब सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होंगे तो लाभ होगा नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? सी जो है आपका अभिकथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश में है, असर्शन ए राइट है बट रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, इस प्रकार से अभी तक हमने डिस्कस की है टोटल 12 एमसीक्यूज, और आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि इन 12 में से आपने कितने का आंसर राइट दिया था, कितनी तैयारी हो रखी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, टर्म्स दिए गए हैं, उसे समझाना है। तो पहले बताना है मांग मात्रा, बाजार मांग और मांग फलन, ये 3 चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो आ जाइए समझते हैं सारी के सारी जो परिभाषाएं से एक ही बार में। पहली परिभाषा है मांग मात्रा, फिर बाजार मांग और मांग फलन। ध्यान से देखो, मांग मात्रा, मांग मात्रा वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत एवं निश्चित समय पर खरीदता है या फिर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं मांग की मात्रा। फिर बाजार मांग क्या होती है? तो एक निश्चित समय अवधि में कीमत के एक विभिन्न स्तर पर किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। यानी कि किसी एक टाइम पीरियड पे जो वस्तु है उसकी अलग अलग जो कीमतें थी, उसके आधार पे जब लोगों ने उसे खरीदा, ठीक है, तो उसकी जो मात्रा थी उसके योग को बाजार मांग कहा जाता है। ओके, मांग फलन क्या होता है? तो यह किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। अर्थात मांग फलन क्या होता है? यह किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। अब ये 2 प्रकार का होता है, यह व्यक्तिगत मांग फलन भी हो जाता है और बाजार मांग फलन भी हो जाता है। एक तो व्यक्तिगत तौर पे कितना है और एक बाजार के लेवल पे कितना, ये दोनों चीजें इसमें होती हैं। ओके, तो मांग मात्रा बाजार मांग, इन दोनों का ही जो संबंध है वो मांग फलन से होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, समझ गए अच्छे तरीके से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखिए, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड फंक्शन क्या कहलाते हैं। तो डिमांड ऑफ क्वांटिटी क्या है, मार्केट डिमांड क्या है एंड डिमांड फंक्शन क्या है, इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट को यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 3 नंबर का हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, ये बेसिकली ऐसा प्रश्न है जिसमें अथवा भी है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के बीच में अंतर बताइए। ये प्रश्न तो आप आसानी से यूं आंख बंद करके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक उदाहरण भी समझाना है। तो आइए समझते हैं सामान्य वस्तु और एक घटिया वस्तु में अंतर। तो पहले बात करेंगे सामान्य की, फिर घटिया की। देखिए सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर बढ़ती है तथा आय और मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है अथवा आय प्रभाव धनात्मक होता है। उदाहरण घरेलू उपकरण। अब ध्यान से समझो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सामान्य वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं आपके घर में पहले जो है लकड़ी क्या बोलते हैं, जो मिट्टी का चूल्हा था उस पे खाना बनता था, ठीक है। अब आपके घर में कोई नौकरी करने लगा है, ठीक है, पैसे आने लगे हैं,
तो अब आपकी आय बढ़ गई, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो है एक चूल्हा खरीदोगे, ठीक है ना, जो एल्युमिनियम का चूल्हा हो गया या फिर कोई और सा चूल्हा हो गया वो खरीदोगे, गैस वाला चूल्हा खरीदोगे, है ना। तो आपकी आय बढ़ी, तो वस्तु की मांग जो थी ये भी बढ़ गई, और हमेशा वस्तु की मांग जब आय बढ़ रही है वो भी धनात्मक है, और आपकी जो वस्तु की मांग बढ़ी वो भी धनात्मक है। जैसे एग्जाम्पल घरेलू उपकरण। अब बारी आती है घटिया वस्तुओं की, यानी कि निम्न कोटि की वस्तुएं। घटिया वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं के आय के बढ़ने पर घटती है और आय और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे मोटा अनाज या मोटा कपड़ा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मानते हैं यही चूल्हे वाला एग्जांपल ले लेता हूं। अभी जो चूल्हा आपने छोड़ा, ठीक है ना, मिट्टी का चूल्हा, हालांकि चलिए मानते उसको आप खरीद के लाए थे 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, तो अब क्या हुआ, आपके पास पैसे आए तो आपने गैस चूल्हा खरीद लिया। तो अब जो उसकी मांग थी ना उस चूल्हे की, मिट्टी के चूल्हे की, वैसे बना तो खर्च घर पे ही लेते हैं लेकिन हमने खरीदने का एग्जाम्पल ले लिया, तो उसकी मांग घट गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप महीने का 1 लाख कमाने लगे, ठीक है, 1 लाख कमाने लगे। तो 1 लाख कमाने से पहले पहले आपके घर में लगा होता था पंखा, ठीक है, आपके घर में पंखा लगा होता था। अब 1 लाख कमाने लगे तो भाई गर्मी बहुत लगती है, तो अब आपने लिया कूलर, अब आपने ले ली एसी। तो अब पंखे की जो मांग थी वो कम हो गई, अब आय तो आपकी बढ़ रही है लेकिन मांग जो है इस वस्तु की वो कम हो गई, लेकिन दूसरी जो वस्तु है उसकी मांग बढ़ गई, है ना। तो यही वस्तु है। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुओं का एग्जाम्पल आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ओके, अब इसी को आपने अनाज ने या मोटे कपड़े से जोड़ दिया। क्वेश्चन सेकंड, प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ध्यान से समझो। चलिए इसी को अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार। प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, ध्यान से देखो। प्रतिस्थापन वस्तुएं यह वे वस्तुएं हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे चाय और कॉफी, पेप्सी और कोक। तो प्रतिस्थापन कैसी वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम एक की जगह दूसरे स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप चाय पीते हैं तो आप कॉफी पी सकते हैं, पेप्सी की जगह आप कोक पी सकते हैं, ऐसा होता है। इन वस्तुओं की दशा में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लेते हैं आपको चाय जो है, चाय को छोड़ो पेप्सी मानते हैं, जैसे मानते हैं पेप्सी आपको नॉर्मली 10 रुपए की मिलती है, ठीक है, और कोक भी नॉर्मली 10 रुपए की मिलती है। तो क्या कहा गया है कि इन वस्तुओं की दशा में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, जैसे पेप्सी की जो वृद्धि है वो हो गई 12 रुपए, ठीक है, तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। क्यों भाई, क्योंकि अब जो पेप्सी पहले 10 में मिलती थी वो तो 12 में मिलने लगी, लेकिन कोक भाई अभी भी 10 रुपए में है, तो लोग क्या करेंगे, कोक अब ज्यादा पियेंगे, ठीक है, तो पेप्सी की मांग ऑटोमेटिकली घट गई और कोक की मांग बढ़ गई। तो ये होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं, यह वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमेशा एक साथ प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि कार और पेट्रोल, पेन और रिफिल। इन वस्तुओं की दशा में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है। अर्थात जैसे कार है, ठीक है, तो पूरक वस्तुएं क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग हमेशा एक साथ होता है। कार और पेट्रोल का एक साथ उपयोग होगा, पेन और उसकी जो रिफिल है अंदर की जिसमें स्याही होती है उसका भी एक ही साथ उपयोग होगा। और इन वस्तुओं की दशा में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के बहुत बढ़िया थे। इंग्लिश में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इनफॉर गुड्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, इनफॉर गुड्स क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़िए फिर कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 30, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसकी केंद्रीय समस्या को बताइए। उसके बाद एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। तो पहले बात करते हैं कि भाई किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्या। अरे ये तो काट दिया इसने, अंडरलाइन करना था। देखो, किसके लिए उत्पादन किया जाए इसकी केंद्रीय समस्या। इस समस्या का संबंध उस वर्ग के लोगों के चयन से है जो अंततः वस्तुओं का उपभोग करते हैं। दूसरे शब्दों में इस समस्या का अर्थ यह है कि उत्पादन किस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाए, अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया जाए या फिर गरीब लोगों के लिए। ठीक है, स्पष्टता, वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति ज्यादा होती है। इस समस्या का संबंध उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता, इसके बीच आय के वितरण से भी है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं।
अब इसको ना आप एग्जाम्पल के जरिए समझो, ठीक है। क्या कहा गया है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो बेसिकली ये समस्या इस बारे में होती है कि उत्पादन जो है वो हम ये चयन नहीं कर पाते कि किस वर्ग के लिए करें। क्या हम इसे अमीर वर्ग के लिए करें, क्या हमें ये गरीब लोगों के वर्ग के लिए करनी चाहिए, ठीक है। अगर अमीर में भी कर रहे हैं तो किस टाइप के अमीर के लिए, गरीब में कर रहे हैं तो किस टाइप के गरीब के लोगों के लिए करनी चाहिए, ठीक है। अब इनके पास में क्या उनको खरीदने के लायक पैसा है, क्रय शक्ति है इनकी, ठीक है। उसके बाद में चलिए ये भी डिसाइड कर लिया, फिर हम ये देखते हैं कि अब इसके लिए जो हमें उस वस्तु उत्पादन करनी है, क्या इसके लिए हमारे पास भूमि है, हमारे पास पूंजी है, हमारे पास श्रम है, हमारे पास उद्यमशीलता है इतनी कि हम इसका उत्पादन कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन समझो कि एक उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मेनली दो विशेषताएं होती हैं उत्पादन संभावना वक्र की। कौन कौन सी। उत्पादन संभावना सीमा का ढलान नीचे की ओर होता है और मूल बिंदु की ओर नातेदार। कैसे, ध्यान से समझो। उत्पादन संभावना वक्र सीमा का ढलान नीचे की ओर होता है। इसका कारण यह है कि उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक वस्तु का उत्पादन तभी अधिक किया जा सकता है जब दूसरी वस्तु का उत्पादन कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ढलान नीचे की ओर होता है। उसके बाद मूल बिंदु की ओर ये नातेदार होता है। कैसे, क्योंकि इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का अधिक उत्पादन करते हैं वैसे वैसे सीमांत रूपांतरण जो दर होती है ये बढ़ जाती है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नातेदार हो जाता है, ठीक है। तो ये दो विशेषताएं होती हैं उत्पादन संभावना वक्र की। आई होप अब आप समझ गए। अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखते हैं कि एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो क्या है ये प्रॉब्लम, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आपके सामने ये पॉइंट है, आप यहां से रीड आउट कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। तो क्या है इसके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड्स एंड कॉन्केव टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब है हमारा 4 नंबर का अगला क्वेश्चन, बाजार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसे किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ध्यान से समझो। पहले बाजार व्यवस्था क्या होती है। बाजार से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें एक वस्तु या फिर एक सेवा के क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय हेतु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। यानी कि बाजार क्या है, बाजार बेसिकली एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक वस्तु को, एक सेवा को बेचने वाले, खरीदने वाले, इनके बीच में बेचना खरीदना, आदान प्रदान जिसमें पूंजी का होता है, पूंजी के माध्यम से, ठीक है ना, उसको हम बाजार बोलते हैं। अब बाजार निम्न आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। एक तो क्रेताओं की संख्या के आधार पे, ठीक है, कितने जो है वो क्या नाम है, खरीदने वाले हैं। कीमत स्वीकारक, बाजार में वस्तु की कीमत क्या स्वीकार की गई है। कीमत निर्धारण, क्या कीमत निर्धारित की गई है। वस्तु की प्रकृति कैसी है, तथा फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता, इनके आधार पे आपको इनके बारे में एक एक लाइन बेसिकली वो करनी होगी, एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। तो एक्सप्लेन तो कर ही दोगे आप, पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। अब इंग्लिश में व्हाट इज मीन व मार्केट सिस्टम एंड व्हाट बेसिस कैन बी क्लासिफाइड। तो मार्केट सिस्टम क्या होता है और किस आधार पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। बड़े ध्यान से समझो, 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। एक फार्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत स्वीकारक तथा एकाधिकार में कीमत निर्धारक क्यों होती है। संक्षेप में समझाओ। अर्थात एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत स्वीकारक तथा एकाधिकार में कीमत निर्धारक क्यों होती है। तो दोनों ध्यान से समझिए। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है ये कीमत स्वीकारक होती है। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। क्या क्या। तो सबसे पहला फर्म की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक फर्म अपनी स्वयं की पूर्ति को कम या अधिक करके जो कुल बाजार की पूर्ति है इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है। अतः बाजार कीमत अप्रभावित रहती है, चाहे फर्म किसी एक पर्टिकुलर फर्म की पूर्ति कम हो या ज्यादा हो, इससे बाजार लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग की सभी फर्मों का उत्पादन समरूप होता है, अतः कीमत समान रहती है।
तीसरा है पूर्ण जानकारी। सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार कीमत की पूर्ण जानकारी होती है, अतः कोई भी फर्म बाजार कीमत से भिन्न कीमत नहीं ले सकता, अतः बाजार में एक ही कीमत होगी। इन सभी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होते हैं और निर्धारक भी होते हैं। ओके, अब जो आपने ये स्वीकारक के बारे में ये 3 पॉइंट लिखे, अब इसी को आप बदल दो निर्धारक में। कैसे? अगर मान लेते मार्केट में 10 कंपनी है, 10 नहीं 100 कंपनी है, यही 100 कंपनियां, इसमें से मान लेते हैं कि 60 से 70 कंपनी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहती है 2 से 3 रुपए। अगर इन 60 से 70 कंपनियों ने निर्णय ले लिया तो डेफिनेटली वो बढ़ेगी। तो उद्योग जो है वो कीमत निर्धारक में भी एक भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना? स्वीकारक में तो है ही और निर्धारक में भी है। ओके, अब इसको इंग्लिश में, वाई इज अ फिल्म अ प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड अ प्राइस सेटलर इन मोनोपोली, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ फिल्म्स के बारे में आप बताएंगे, होमोजेनियस गुड्स के बारे में बताएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में बताएंगे। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो 6 नंबर का है, ठीक है, और साथ ही इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 33 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, उच्चतम कीमत सीमा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद उच्चतम कीमत सीमा के निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। फिर उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ये भी समझाइए। तो ध्यान से सुनो, सीमा, उच्चतम कीमत सीमा को परिभाषित करना और निहितार्थ, ये अलग से 4 या 6 नंबर में आ सकता है, और इनके बीच का जो निर्धारण है उच्चतम कीमत और न्यूनतम का, ये भी अलग से 4 या 6 नंबर में आ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ओके, देखिए पहले बात करते हैं कि उच्चतम कीमत सीमा का निर्धारण से क्या अर्थ होता है। तो उच्चतम कीमत सीमा उस उच्चतम कीमत से है, इसका संबंध उससे है जिसे सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथा कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद को इस कीमत से अधिक कीमत पे नहीं बेच सकता। जो प्राइस सरकार ने निर्धारित कर दिया उससे ज्यादा कोई और कंपनी इस पे उसे नहीं बेच सकती, इसी को बोलते हैं। क्यों करती है ऐसा सरकार? क्योंकि यह कीमत संतुलन कीमत से कम होती है, इसीलिए बाजार में मांग अधिक की स्थिति है, स्थिति होती है, अतः उपभोक्ता इस कीमत पर इतना नहीं खरीद पाता जितना कि वह खरीदना चाहता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, गैर कानूनी तरीके से या फिर कालाबाजारी के तरीके से उन वस्तुओं को खरीदता है, जैसे कि कालाबाजारी, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसीलिए सरकार ने एक उच्चतम कीमत सीमा निर्धारित कर दी जाती है। उच्चतम कीमत सीमा के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डेंगू टेस्ट की कीमत और हृदय की शल्य प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला जो स्टेंट है इसकी है। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की, कि जो उच्चतम कीमत है और न्यूनतम कीमत है इसका निर्धारण कैसे होता है। ओके, तो पहले बात करते हैं उच्चतम कीमत का निर्धारण। जब सरकार ये देखती है कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में संतुलन कीमत इतनी अधिक हो गई है कि एक आम उपभोक्ता उस कीमत पर वस्तु को खरीद नहीं पाता है, यानी कि जो प्राइस दिया गया था उस पर वो नहीं खरीद पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में एक अधिकतम कीमत निर्धारण करती है जो संतुलन कीमत के बराबर हो, तब जाके मतलब तब लोग जो इसको खरीद पाते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित उच्चतम कीमत से अधिक कीमत पर जब कोई मतलब कोई भी वस्तु पहले तो बेच ही नहीं सकता, बेचता है तो वही उस पर क्या बोलते हैं, दंड वगैरह ले ही जाता है, ठीक है ना। सरकार यह कदम इसलिए उठाती है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं इनका संरक्षण दिया जा सके। अब आप ये कहोगे कि भाई इससे जो प्रोडक्शन करता है, जो कंपनी के लोग हैं, उनको नुकसान होगा? नहीं, क्योंकि सरकार ने उसका भी तरीका निकाल रखा है। क्या तरीका है? दूसरी ओर न्यूनतम कीमत यानी कि समर्थित मूल्य, इसको निर्धारित किया है। इसको निर्धारित करने के लिए, इसका निर्धारित करने का अर्थ ये है क्योंकि सरकार उत्पादकों के हितों की रक्षा करती है। क्यों भाई? क्योंकि जब वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक हो जाए कि जो संतुलित कीमत है अत्यधिक निम्न हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है। तब सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य को निर्धारण करती है जो कि संतुलित कीमत से अधिक होता है। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, इनके बीच अंतर बताइए। तो पहले बात करते हैं भाई पूर्ति में परिवर्तन समझते हैं पहले तो। ओके, कि पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है। यह वस्तु की कीमत के अलावा, पूर्ति यानी कि सप्लाई, तो यह वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति के अन्य निर्धारकों में
परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन है। अरे सर जी, समझ ही नहीं आया पूरा सेंटेंस। देखो, पूर्ति में परिवर्तन यह वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति के जो अन्य निर्धारक हैं, यानी कि सप्लाई के अन्य जो इसके घटक हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उससे पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं। इस स्थिति में वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है, वस्तु की कीमत में ज़्यादा बदलाव वगैरह नहीं दिखा जाता। इस स्थिति में पूर्ति का जो नियम है वो क्रियाशील हो जाता है। पूर्ति वक्र इस स्थिति में दाईं ओर से बाईं ओर खिसकने लगता है। ठीक है, वहीं इसका दूसरा पार्ट है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला बदलाव है। यानी कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस में कमी आती है या फिर ज़्यादा होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, बेसिकली कमी आ जाता, तो वही उसकी सप्लाई में बदलाव देखा जाता है। इस स्थिति में पूर्ति के अन्य निर्धारक जो है वो अपरिवर्तित होते हैं। इस स्थिति में पूर्ति का नियम लागू होता है। पूर्ति वक्र इस स्थिति में ऊपर अथवा नीचे की ओर संचालित होता है। ओके, तो ये था आपका इसका आंसर। आई होप अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अब इंग्लिश में देख लीजिए कि डिफाइन सेलिंग प्राइस लिमिट, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग, हाउ आर द हाईएस्ट प्राइस एंड लोवेस्ट प्राइस डिटरमिनेड। तो सबसे पहले कि जो सेलिंग प्राइस लिमिट है इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या बात है, वो आप यहाँ से पढ़िए। उसके बाद में आप इन सभी पॉइंट को यहाँ से देख सकते हैं। फिर किस प्रकार से हाईएस्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस को बेसिकली निर्धारित किया जाता है, तो हाईएस्ट प्राइस को कैसे किया जाता है एंड ऑन द अदर हैंड इसको कैसे किया जा सकता है। ओके, चलिए अब अथवा वाला कि आपको समझाना था कि चेंज इन सप्लाई का क्या मतलब, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या अर्थ है, इसमें क्या होता है, और चेंज इन सप्लाई इसमें क्या होता है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन क्या है, लागत किसे कहते हैं, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए, कुल बंधी लागत, कुल प्रवृत्ति लागत, इसके बीच उदाहरण की सहायता से अंतर कीजिए। और सर जी, आज तो पूरे के पूरे क्वेश्चन समझा दिया आपने। ठीक है, ध्यान से देखो, कई क्वेश्चन है आपके। लागत, स्पष्ट और अस्पष्ट लागत, एक होती है कुलबंदी लागत, एक होती है कुल प्रवृत्ति लागत। तो इसमें उदाहरण की सहायता से अंतर करना है। ओके, आइए ध्यान से समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं लागत की अवधारणा। बेसिकली स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों तथा सामान्य लाभ के योग को लागत कहते हैं। तो लागत क्या हो गया कि स्पष्ट और अस्पष्ट जो लागत हैं और सामान्य लाभ, इसके योग को बोलते हैं। तो लागत निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे मानते हैं कि स्पष्ट लागत है 10 रुपए और अस्पष्ट लागत है 10 रुपए और सामान्य लाभ है 20 रुपए, तो लागत कितनी होगी इसकी, टोटल होगी 40 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से लागत को निकाला जाता है। अब ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है स्पष्ट लागत, एक होती है अस्पष्ट। तो अब इन दोनों का क्या अर्थ है भाई, एक जो आपने स्पष्ट बता दी और एक अस्पष्ट बता दी। ध्यान से देखो, स्पष्ट लागत वे मौद्रिक भुगतान हैं जो कि किसी उत्पादक के द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोग में लाए जाते हैं, और इन स्पष्ट लागतों का स्वामी जो है वो उत्पादक स्वयं नहीं होता है। जैसे कि मजदूरी हो गया, वेतन का भुगतान हो गया, किराया या ब्याज, ये होता है। फिर अस्पष्ट लागत होती है। अस्पष्ट लागतें उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक के द्वारा प्रयुक्त जो निजी कारकों की अनुमानित लागत है वो होती है। इसमें उसका लाभ भी शामिल है। उदाहरण के लिए स्वयं का उसका भूमि का लगान, स्वयं की पूंजी पर उसका ब्याज हो गया, यही चीज होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बताया गया था कि कुल बंधी लागत और कुल प्रवृत्ति लागत, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कुल बंधी लागत का। तो क्या होती है, यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है, अर्थात चाहे उत्पादन बढ़ जाए चाहे उत्पादन घट जाए, ये स्थिर ही रहेगी। इवन अगर उत्पादन का स्तर शून्य भी है तो ये शून्य कभी नहीं होगी। ठीक है, इसका वक्र एक्स अक्ष के समानांतर रहता है। एग्जाम्पल, किराया और स्थायी कर्मचारी का वेतन। ओके, सेकंड है कुल प्रवृत्ति लागत। तो यह उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ने पर बढ़ जाती है और उत्पादन की मात्रा में कमी आने पर घट जाती है,
और उत्पादन का जब स्तर शून्य होगा तो ये भी शून्य हो जाएगी। इसका वक्र कुल लागत वक्र के समान होता है, क्योंकि जब इक्वल ही चल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, शून्य हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये वक्र जो है मतलब कुल वक्र के समान ही रहेगा। उदाहरण दैनिक मजदूरी और कच्चे माल की लागत, ये सभी शामिल है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। लागत की अवधारणा कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पष्ट, अस्पष्ट, कुल बंधी लागत, कुल परिवर्ती लागत, सारी की सारी बातें आपको समझा दी। इसी प्रकार से इंग्लिश में व्हाट इज कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिट कॉस्ट क्या है एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में जो पूरी की पूरी विशेषताएं दी गई वो भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। फिर है, ये तो टोटल फिक्स्ड हो गई, और फिर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसके बारे में भी ये बातें दी गई हैं, जैसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा पहला वाला सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 2 के अंदर जो खंड बा था हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र 40 मार्क्स का, ये भी कंप्लीट कर लिया। इंग्लिश में बोले तो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों, ये हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, अब सुनो, इस वीडियो के बाद में भी कम से कम हम आपको 2 सैंपल पेपर और करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, और मे बी हम आपके लिए PYQ भी लेके आ जाएंगे। तो सारी वीडियोस के लिंक बच्चों आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे। एक बार सारे बच्चे आई बटन जरूर चेक करना, जितनी वीडियो आएंगी आपके फाइनल के एग्जाम के लिए 12-13 मार्च के लिए, सब इसी में मिल जाएंगी। तो कोई मिस हो जाए एक बार चेक कर लेना आप सभी। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताना। ठीक है, बाकी ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना बच्चों। ठीक है, ताकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो आए आप उसको देख सको, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम का हैंडल है। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगले सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए बच्चों अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।